स्वागत है वटेरिया ग्रुप में आप सभी का। मैं आप लोगों के सामने कोशिका चैप्टर लेकर के आया हूं। यानी इस चैप्टर को सभी लोग हल्के में ले लेते हैं और जब एग्जाम में प्रश्न छूट जाते हैं तो वो पछताने लगते हैं। आइए इस चैप्टर को हल्का में न लेते हुए इसके अथाह बातों को समझा जाए कि ये कोशिका क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका खोज कैसे हुआ। यानी पूरी कोशिका की कहानी बता दे रहे हैं। और कोई भी जीव विज्ञान पढ़ने वाला इंसान अगर कोशिका के बारे में नहीं जानता है तो समझिए कि उसको उसके शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शरीर कोशिका के बारे में जानते हैं। एक कोशिका शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बारे में हम ज्यादा बातें न करते हुए सबसे पहले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, बाकी बाद में बातें किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि कोशिका की कहानी क्या है, तब जाकर के आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि बाकी सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और जो बहुत सारे बुकों से खोज करके लिखे गए हैं, जो कि आपको कहीं भी एक बुक में ये सारे वर्ड नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोशिका की कहानी को। सबसे पहले 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जो बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे, सबसे पहले उन्होंने ओक नामक वृक्ष के छाल को लाया और अपने दो लेंसों को एक साथ जोड़ करके देखा। जब उन्होंने देखा तो इस छाल में आकृति बड़ी बड़ी दिखाई दी और उसमें मधुमक्खी के छाते जैसे उनको गोल गोल बिंदुएं दिखाई देने लगी, जिनमें से उनके मुंह से अचानक एक शब्द आया, सेल। और उसी वक्त से इस सेल का खोज हुआ। अब आगे की एक बात बता दे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जिस प्रकार घर का निर्माण एक एक ईंटों से होता है, उसी तरह ठीक हमारे शरीर का भी निर्माण एक एक कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, तो हम तो ईंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे और उसके अंदर कुछ होता नहीं है ये भी हम नहीं जानेंगे, लेकिन आपके एक कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिससे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। हालांकि हम कोशिकांग की चर्चा बाद में करेंगे, पहले कोशिका की कहानी तो हम लोग जान लिए और आगे चलते हैं कि कोशिका की कहानी धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी और किन किन लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे संशोधन किए। तो सबसे पहले आते हैं, हम कोशिका की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि कोशिका की कहानी हमने आप लोगों को सुना दे और एक बात और बता दे कि जो कोशिका है, कह रहा है कि जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शॉर्टकट में अगर कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी संरचना भी कोशिका से ही हुआ है और कार्य भी कोशिका से ही होता है। हमारे शरीर के अंगों का कार्य कोशिका ही करते हैं। तो जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की, जो मैंने अभी बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि ल्यूवेनहॉक आए। कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज निर्जीव पदार्थों में अर्थात ओक नामक वृक्ष के छाल में किए थे, जो कि एक निर्जीव था। उसके बाद सजीव कोशिका की खोज एग्जामों में कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से अब पूछेगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग कहेंगे कि सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की और वो भी 1674 में, 65 के बाद 1674 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ल्यूवेनहॉक के बाद अब आते हैं पुरकिंजे। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम मैं एक लाइन से लिख दिया हूं और आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बताते हैं पुरकिंजे। अब कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे पानी जैसा द्रव भरा रहता है जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है, जिससे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और कब किया था, तो 1839 में, यानी जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का खोज किया था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक हैं। तो स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में, दोनों लोग स्वीडन के वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान दोनों लोग मिल करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो ये आपको एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है, और कोशिका सिद्धांत के 2-3 बातें दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि इसमें से कोशिका सिद्धांत कौन सा नहीं होगा। तो आपको बता दें, कोशिका सिद्धांत में यही कहता है कि हर जीव का निर्माण कोशिका से होता है और
जीव एक कोशिका के भी, दूसरी बात, ये जीव को एक कोशिका की भी हो सकती है और अनेक कोशिका की भी हो सकती है। दूसरी बात की तीसरी बात की सभी कोशिकाएं मिल करके एक जैसा एक साथ कार्य करती है। ये सारी बातें आपकी कोशिका सिद्धांत में आता है। और चौथी बात रही कि सभी कोशिकाएं जिस विधि से कार्य करती है उस विधि का टोटल नियंत्रण कौन रखता है, तो उसका केंद्रक रखता है, जो कि कोशिका के बीच में होता है। ये कोशिका के साइड में भी हो सकता है जो केंद्रक होता है, ठीक है। तो पूरे क्रियाओं का नियंत्रण कोशिका केंद्रक करता है। एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि कोशिका सिद्धांत क्या है। पहली बात की कोशिका का निर्माण यानी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। दूसरी बात कि कोशिका यानी जीवों का निर्माण एक कोशिका से या अनेक कोशिकाओं से भी हो सकता है। तीसरी बात कि कोशिकाओं का हर कार्य, शरीर का हर कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। शरीर का हर कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और चौथी बात कि कोशिकाओं का कार्य जिस विधि से होता है उस विधि का टोटल नियंत्रण किसके पास होता है, तो केंद्रक के पास होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन इसके बना करके पूछ दिए जाते हैं, जो बच्चे गलती करके चले आते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। चलिए उसके बाद स्लाइडेन-स्वान के बाद आते हैं शुल्ज और हेक्सले है। अब ये लोग 1868 में चले आए और इन्होंने लोग ने जीव द्रव्य का सिद्धांत, देखिए बहुत सारे किताबों में पढ़ा दिया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया गया है कि जीव द्रव्य के सिद्धांत का खोज किसने किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि शुल्ज और हेक्सले ने जीव द्रव्य का सिद्धांत का खोज किया है। चलिए अब आते हैं जीवन का भौतिक आधार और सभी उपापचय क्रियाओं का कोशिका के द्वारा ही होता है। ये बात समझ लीजिए कि हम लोग इतने बहुत सारे बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और हम लोग समझते हैं कि हमारे शरीर का जो सारा कार्य होता है भोजन करने के बाद, वो सारा कार्य किसके द्वारा होता है, तो शरीर के द्वारा होता है और शरीर के अंगों के द्वारा। तो ये कार्य आप मत सोचिएगा, क्योंकि जो सारा कार्य होता है कोशिकाओं के द्वारा होता है। सारा कार्य भोजन को पचाना और उसके द्वारा एंजाइम को स्रावित करना, ये सारे कार्य कोशिकाएं ही करती है और कोशिका ही मुख्य भूमिका निभाती है। इसीलिए कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार भी है और सभी उपापचय क्रिया कोशिका के द्वारा ही होता है, यानी शरीर का पूरा उपापचय क्रिया। अब दोस्तों एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, उपापचय। अर्थात किसी से पूछ दिया जाए कि उपापचय का अर्थ क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे और बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि उपापचय क्या होता है। उपापचय का मतलब होता है बनना और बिगड़ना, दोनों होता है। उपापचय का मतलब बनना और बिगड़ना, यानी शरीर के अंदर यानी एंजाइमों को स्रावित करना और भोजन को पचाना एक प्रकार से बनना और बिगड़ना प्रक्रिया है, तो इसे उपापचय ही समझा जाता है, यानी उपापचय का मतलब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कोशिकाओं के प्रकार। अब आते हैं कोशिका के बारे में हम लोग जान गए। अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है ये थोड़ा भी जानना बहुत जरूरी है। यानी कोशिकाएं इस धरती पर सबसे पहले जब जीव पैदा हुए तो उन कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि वो जीव एक ही कोशिका के बने हुए होते थे, एक ही कोशिका के बने हुए होते थे, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोशिकाएं विकसित होती है उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और जो कोशिकाएं विकसित नहीं होती है उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आइए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यानी जो कोशिका सबसे पहले पाई गई थी इस धरती पर उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो कोशिकाएं बाद में पाई गई थी जिनका विकास हो गया, जो विकसित कोशिकाएं हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कही जाती है। अब हम लोग आते हैं यहाँ कोशिका के बारे में हम बता दिए हैं, यहाँ चित्र बना करके समझा दिए हैं कि इन दोनों में अलग अलग भिन्नता क्या है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यानी कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहाँ मैंने प्रोकैरियोटिक बनाया है और यहाँ मैंने यूकैरियोटिक बनाया है। इससे आपको बिल्कुल चित्र देख करके समझ में आ गया होगा कि पहली बात आपको बता दे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है। पहली बात ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है। और आपको बाकी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इस पांचों को छुड़ा करके सभी अंग बड़ी कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, बाकी सारा अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम हो गया तो राइबोसोम आपको इसमें पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें आपका डीएनए भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी, कशाभिका भी पाए जाते हैं
और श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। ये 4 जो काम है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। बाकी सारा जितने अंग है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, कशाभिका हो गया और श्वसन अंग हो गया। ये 4 चीज इसमें पाए जाते हैं। बाकी जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वे सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए देखिए, पहली बात हो गई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति के मतलब कि इसकी साइड में दीवार होते हैं, उसी को ही हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब कि यहाँ टोटल श्वसन का कार्य होता है, यानी हम लोग श्वसन फेफड़ा से करते हैं तो कोशिका भी श्वसन कहाँ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। उसके बाद आपको बता दें राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो कि 70 इस प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम होते हैं जो कि 10 इस प्रकार के होते हैं। इसमें गाल्जिकाए भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, डीएनए भी पाए जाते हैं, कशाभिका भी पाए जाते हैं, श्वसन भी पाए जाते हैं। इसमें श्वसन तो दोनों में होता है और इसमें कोशिका का विभाजन भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोशिका का विभाजन भी होता है और कोशिका का विभाजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से किसी न किसी एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोशिका का विभाजन कौन सा प्रोफेज अवस्था में आता है, कौन सा इस अवस्था में आता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी बातें बिल्कुल अच्छा से समझाया गया होगा। अब आते हैं, एक श्वसन की प्रक्रिया दोनों में होती है, लेकिन कैसे होती है इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें श्वसन की जो क्रिया होती है ये प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, इसमें कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया किस अंग से होता है तो हम बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया किस अंग से होता है तो हम बता दें माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने अभी ही बताया कि जैसे हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं ठीक उसी तरह कोशिका भी सांस लेता है, और किस अंग से सांस लेता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बता दें कोशिकाओं के बारे में 2-4 और बातें बता दें कि अब पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है सबसे छोटी कोशिका। इसे बच्चे 7 क्लास से ही रटते चले आते हैं, 9 क्लास 10 क्लास यानी जितने भी बायोलॉजी के क्लास है उसमें रटना पड़ता है, तो इसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा कहते हैं। और सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी सबको पता है। और सबसे लंबी कोशिका कह दे, सबसे बड़ा और सबसे लंबा में अंतर है, तो सबसे बड़ा कह दे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, और सबसे लंबा कोशिका कह दे तो ये आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं ये कोशिका। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर बहुत सारे अंग हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पेट, लिवर वगैरह वगैरह बहुत सारे अंग हैं। ठीक उसी तरह कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं और उन्हीं अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मैं यहाँ कोशिका का चित्र बना दिया हूँ और इन्हीं कोशिका के चित्र में बहुत सारी जो आकृति दिखाई दे रहे हैं ये सभी कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं। इसके बाद वाले जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें बहुत सारा कोशिका का चित्र होगा और उसमें अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कोशिका के अंग कहाँ होता है, कैसे होता है और कौन कौन सा कार्य होता है उसका, और उसका खोज किसने किया है। ठीक है, सभी का अलग अलग खोज और सभी का अलग अलग कार्य होता है, तो ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोशिकांग क्या होता है और कौन कौन से कोशिकांग है, कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में पता करेंगे और तब जाकर के थोड़ी बातें जानेंगे और अगले वीडियो में सभी कोशिकांग के बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि क्या है, कौन है, किसने खोजा और कब खोजा। तो कोशिकांग देखिए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं, ये मैंने बता दिया। अब कह रहे हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिकांग है। उसके बाद तारककाय, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये सभी कोशिका के अंग हैं, अंदर या बाहर पाए जाते हैं, ये सभी कोशिका के अंग हैं। अब इन अंगों में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि यह कोशिका का पूरा अध्ययन अर्थात इन कोशिका के अंदर के अंगों का जानकारी कब हुआ, यानी ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन अंगों की जानकारी 1932 में हुआ। कब? जब ई नाल और एम रस्का नामक 2 वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज
किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है प्रश्नों में, परीक्षाओं में, कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज एम नाल और ई रस्का नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब जाकर ही कोशिका का पूर्ण रूप से अध्ययन हुआ और इनके सभी अंगों के बारे में जानकारी मिली। उन अंगों में से सबसे पहले हम लेते हैं अंग कोशिका भित्ति। मैंने अभी बताया कि सभी अंगों को बारी बारी से बताएंगे, तो कोशिका भित्ति इसमें बड़ा दिखाना कोई जरूरी नहीं है। कोशिका भित्ति यानी कोशिका के साइड साइड जो दीवार की तरह होते हैं उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं और यह सेलुलोज के बने होते हैं। जो पादप कोशिका के में पाए जाते हैं ये जीवाणु में भी पाए जाते हैं और वो अलग चीजों से बने होते हैं, लेकिन जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। उसके बाद जीवाणु में भी पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होते हैं वो पेंटिडोगल कोन के बने होते हैं। ये हर जगह लिखा हुआ मिलता है और आपको पता भी होगा कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेंटिडोगल कोन से बनी हुई है। अब आते हैं दो कोशिकाओं के बीच के भित्ति जो होता है वह किस पदार्थ से बना होता है। ये नया क्वेश्चन है, आपको बता दें, और आने वाले समय में एग्जामों में यह जरूर पूछे जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। अब एग्जाम होंगे तो उसमें नए क्वेश्चन ही पूछेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम टफ हो चुका है। तो आपको बता दें कि ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, यानी दो कोशिकाओं के बीच की जो भित्ति होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब चले आते हैं कोशिका भित्ति के बाद हम आते हैं कोशिका झिल्ली, कि कोशिका झिल्ली क्या होता है और कोशिका झिल्ली किस चीज से बना होता है। और कोशिका झिल्ली का बहुत सारा कार्य है, जो कि इसका एक अलग ही चैप्टर हो सकता है, एक अलग पार्ट हो सकता है अगर कोशिका झिल्ली के पूरे कार्यों को अध्ययन करने लगेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कोशिका झिल्ली से संबंधित दो शब्द देखने को मिलते हैं, विसरण और परासरण। और विसरण और परासरण से कोई भी सेट उठा करके देखिए, अगर कोशिका पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इस चैप्टर से, इस भाग से जरूर एक क्वेश्चन आया हुआ है। यानी विसरण और परासरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। पहले थोड़ा सा कोशिका झिल्ली के बारे में जान लीजिए। कह रहे हैं कि कोशिका झिल्ली और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये हमेशा याद रखिए। पूछ देता है एग्जाम में, और पूछा हुआ है कई बार एग्जामों में कि कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और यह एक लिपिड और प्रोटीन की बनी झिल्ली होती है तथा यह अर्ध पारगम्य होती है, यानी कोई भी इसमें से द्रव पार करेगा लेकिन आधा ही पार करेगा, पूर्ण रूप से नहीं पार कर पाएगा, इसीलिए इसका नाम है अर्धपारगम झिल्ली। अब आते हैं इसमें विसरण होता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा दो प्रक्रियाएं होती है, एक विसरण और एक परासरण। यानी ये दोनों क्रियाएं एक ही रास्ता से होती है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके जितने भी द्रव हुए गमन करते हैं। लेकिन कैसे गमन करते हैं, कितना गमन करते हैं, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।